अब पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बना करके पाचन की क्रिया को समझाइए। तो पाचन तंत्र में कैसा चित्र बनाना है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी जी यहाँ पर हम लोग देते हैं एक प्यारा सा देख सकते हैं। ये मेरे विद्यार्थी जी यहाँ से हम लोग उठाते हैं इस तरह से और आराम से इसको बना देंगे। और मेनली जो हमारा पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पर यहाँ ऊपर से बच्चों मुख गुहा से लेकर के हम लोग ये ऊपर से लेकर के आएंगे ग्रसनी ग्रासनली। यहाँ से बच्चों हमारा आमाशय बनेगा और आमाशय के बाद प्यारे बच्चों ये बगल में हम लोग यकृत को बनाते हैं, लीवर को बनाते हैं। ये बच्चों बाहर बाहर हमारी बड़ी आंत होती हैं, बड़ी आंत होती हैं। और बड़ी आंत के बाद बच्चों भीतर में हमारी जो छोटी आंत को हम लोग बहुत छोटे छोटे दिखा देते हैं, भैया ये हमारी छोटी आंत है। तो इस तरह से हम लोग पाचन तंत्र को बनाते हैं। सबसे ऊपर में लिख देते हैं जिह्वा, यहाँ लिखते हैं मुख बच्चों, यहाँ लिखते हैं ग्रसिका, ग्रसिकी के बाद बच्चों ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम है मेरे बच्चे, यहाँ पर छोटी सी पीत की थैली है तो हम लोग इसको पित्ताशय बोलते हैं। मेरे बच्चे ये हमारा अग्न्याशय है, ये हमारा लीवर यानी यकृत है ना। बाकी बच्चों ये हमारा छोटी आंत, ये हमारा आमाशय वाला पार्ट है और छोटी आंत बड़ी आंत है, लास्ट में बच्चों हमारा गुर्दा। तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने अभी तक में पाचन तंत्र को बनाना सीख लिया है? एक बार जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव हम लोगों ने पाचन तंत्र बनाना सीखा है। नहीं सीखा है तो भैया हमारा पिक्चर देखो, हमारे बुक में दिया गया है चित्र को, आप एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या है, पाचन की क्रिया को समझाना है। आइए हम पाचन की क्रिया को समझाते हैं। लिखा है कि मानव में पाचन क्रिया, है ना मेरे बच्चे, मानव में पाचन क्रिया, सबसे पहले लिख करके हम डैश देंगे और पाचन क्रिया को समझेंगे। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू कहां से होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर छोटी आंत में पूर्ण होती है। बोलो हाँ या ना? यस गुरुजी बिल्कुल सही है। आगे है कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। लार ग्रंथियों से स्रावित लार में उपस्थित टायरिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। भोजन ग्रास नली द्वारा आमाशय में पहुंचता है, जहां जठर रस यानी पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां आंत रस एवं अन्य एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को सरल अणुओं में बदल देते हैं। पचा हुआ भोजन विलाई द्वारा रक्त में अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। पहले क्रम बताइए, सबसे पहले कहा मुख गुहा, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? क्रम बताइएगा। अगर आप लोग क्रम बता दिए मेरे बच्चे, अगर आपने क्रम बता दिया तो समझो कि सही हो गया। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाएगा बताइए? तो कहते हैं बच्चों मुख गुहा के बाद भोजन बच्चों, है ना, कहाँ जाएगा बताओ कमेंट बॉक्स में? ग्रसनी में, है ना, ग्रसनी में। उसके बाद मेरे बच्चे ये क्या है? ये जो बीच वाला पाइप है, ये जो बीच वाला पाइप है इसको क्या बोलते हैं बताओ? ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ये जो बीच वाला पाइप आप लोग देख रहे हैं, ग्रास नली, कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय। आमाशय के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद मेरे बच्चे, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है ना बताइएगा। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, है ना? आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, है ना मेरे बच्चे? छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद सबसे लास्ट में बड़ी आंत में जाता है मेरे बच्चे, बड़ी आंत में भोजन जाता है। तो ये हमारा क्रम है भोजन का, है ना। भोजन का क्रम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से भोजन कहाँ जाता है, ये आपको बताना है बच्चों। तो पाचन तंत्र जैसे पूछा जाता है, और वैसे ही एक क्वेश्चन तीसरे नंबर में सवाल दिया है कि मनुष्य में आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आहार नाल में अगर आप चाहें तो शरीर बना सकते हैं, शरीर नहीं भी बनाएंगे तो सिर्फ इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को बनाना है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। देखो ये वाला पार्ट बच्चों, सिर्फ आपको ये पार्ट बनाना, मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए। ये सवाल है बच्चों, यहाँ पर भी आपको फिगर बनाना पड़ता है, सेम टू सेम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाचन तंत्र जो है पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र बोले या आहार नाल बोले, पाचन तंत्र में बच्चों आपको समझाना पड़ता है पाचन की क्रिया को, और आहार नाल में सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बनाना पड़ता है। तो दोनों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जल्दी से बता दो यस गुरुजी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा दोनों का मेरे बच्चे। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फिगर हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों लिखा गया है, सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। तो अमीबा कैसे भोजन को पकड़ता है आपको समझाना है। तो पहले अमीबा के बारे में बेसिक जानकारी मैंने लिखा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें समपोषी पोषण पाया जाता है। यह ठोस भोजन को कूटपात की सहायता से ग्रहण करता है। चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाया गया है। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चों अमीबा यहाँ पर देखिए, अमीबा यहाँ पर एक अमीबा बना हुआ है,
है ना। अमीबा बच्चों क्या करता है, किस प्रकार से पहले भोजन को, यहाँ ध्यान दीजिए, भोजन को बच्चों क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने ये कूट पात को खोलता है और फिर भोजन को अपने अंदर ये बच्चों लेता है भोजन रसधानी में, और लेने के बाद देखो भोजन को अंदर ले लिया और फिर बच्चों उसको पचा लेता है। तो भोजन कैसे पकड़ता है, आपको 2-3 चित्र के माध्यम से बना करके दिखाना है कि भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा में जो भोजन के चरण है, सबसे पहला अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण द्वारा। अंतर्ग्रहण क्या होता है, अमीबा की कोशिका सतह, है ना, अमीबा की कोशिका सतह से, है ना, उंगली नुमा अस्थायी संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें हम लोग कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक खाद्य धानी का निर्माण करते हैं बच्चों, जिसे भोजन रसधानी कहते हैं। दूसरा क्या है, पाचन। पाचन है बच्चों कोशिका द्रव में उपस्थित पाचक एंजाइम खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं। एंजाइम भोजन को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं, फिर अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन खाद्य धानी से कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाता है। इसी क्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो बच्चों अमीबा में जो पोषण होता है ना, फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने और नए जीव द्रव्य के निर्माण में होता है। इसे स्वांगीकरण कहते हैं। फिर होता है बहिष्करण। बच्चों खाद्य धानी कोशिका की सतह पर पहुंचकर फट जाती है और अपचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है, इसे बहिष्करण कहते हैं। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो कुल कितने चरणों में होता है बताइए। अमीबा में जो पोषण होता है मेरे बच्चे, वो कुल कितने चरणों में होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सबसे पहले गुरुजी देखिए, अमीबा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि बच्चों अमीबा भोजन को पकड़ के अपने अंदर लाता है। दूसरा है पाचन में क्या होता है, फिर बच्चों उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है। फिर क्या करता है, तोड़ने के बाद उसका जो बच्चों जो विसरण क्रिया के द्वारा उसका अवशोषण करता है। उसके अंदर जो भी मतलब चीज है उसका अवशोषण कर लेता है, जो मेन चीज है। चौथा में स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का उपयोग करता है। अब उसको ग्रहण किया तो उसको उपयोग करेगा। और बहिष्करण, और जो बच्चों खराब चीज है, जो अनवांटेड चीज है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, फिर उसको बाहर निकाल देना। तो 5 भागों में अमीबा में पोषण होता है। परीक्षा में अगर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो बच्चों अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता देंगे। अमीबा के 2-3 चित्र बना करके, एक चित्र ऐसा बनाएंगे जहां बच्चों लगेगा कि भाई ये देखो ये हमारा अमीबा है ना, ये क्या है, ये हमारा अमीबा है। अब यहां दर्शाया जाएगा बच्चों, यहां पर क्या है, यहां बच्चों मान के चलो ये अमीबा का ये भोजन है, भोजन है। ये इस तरह से इसको क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। एक और फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि भैया भोजन अंदर आ चुका है, लगभग अंदर आ चुका है। भोजन के लिए ऐसा मार्ग बन गया। अब भोजन देखो, अब वहां से उठकर भोजन यहाँ आ गया। अब एक और फिगर बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि भोजन अंदर आ चुका है। तो एक और फिगर में मेरे बच्चे इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, है ना इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, है ना, इस तरह से दिखाएंगे कि भोजन देखो अंदर आ चुका है, भोजन अंदर आ चुका है, इस तरह से दिखाएंगे। और एक में बच्चों दिखाएंगे कि भोजन, है ना, भोजन का पूरी तरह से उपयोग भी हो चुका है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, भोजन का क्या हो चुका है, उपयोग हो चुका है, और जो हानिकारक चीज है उसको बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह से हम लोग फिगर बना करके दिखा देंगे। इस तरह से फिगर बनाएंगे, देखो यहाँ पर भोजन था, इसको देखा, फिर इसको अंदर लिया, फिर इसको पूरा अंदर लिया, फिर इसको बच्चों इसको तोड़ ताड़ के इसका उपयोग करके जो हानिकारक था उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, हो जाएगा, जल्दी बताओ यस और नो। यस, तो मैं फिर से कह देता हूं, अमीबा में जो पोषण के चरण हैं, सबसे पहला, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अमीबा में अधिकांशतः पोषण किसके द्वारा होता है। इसमें सबसे अधिकांशतः पोषण किसके द्वारा होता है, तो अधिकांशतः पोषण अंतर्ग्रहण यानी कि फर्स्ट जो प्रोसेस है इसी में होता है। तो अमीबा में पोषण के जो चरण हैं, एक है पहला अंतर्ग्रहण बच्चों, दूसरा चरण बस याद रखना, दूसरा है पाचन, और तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, और 5वां जो है वो है बच्चों बहिष्करण। तो 5 चरणों में अमीबा में पोषण होता है। ये 5 चरण को याद रखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आप क्वेश्चन को बना देंगे। क्वेश्चन पूछा है 2025 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि यकृत के कार्य को लिखिए, जो लीवर का कार्य है उसके विषय में पूछा गया है। तो बच्चों सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन 2026 में रिपीट करता है तो कैसे लिखना है, यकृत के कौन कौन से कार्य हैं समझिएगा। पहला कार्य यकृत का हम लोग समझते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ते हैं, जो पेट के दाहिने, जो उदर के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह शरीर का प्रमुख बच्चों निर्विषीकरण, क्या लिखा है, निर्विषीकरण केंद्र होता है। यह बच्चों शरीर का
एक प्रमुख निर्वशीकरण केंद्र होता है। आगे लिखा है बच्चों अब इसके बारे में, माना यकृत का मेन काम है पीत का निर्माण। सबसे पहला काम यकृत का क्या है बताइएगा सर? लाइव टेस्ट के बारे में कुछ बात कीजिए क्लास के लास्ट में। आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा लाइव टेस्ट के बारे में, क्लास के लास्ट में बात करेंगे लाइव टेस्ट के बारे में, क्लास के लास्ट में, ठीक है ना? समझ गए ना? जल्दी बताओ। यस, आगे लिखा है मेरे विद्यार्थी जी। सर 2 नंबर का छूट गया, क्या छूट गया? नहीं, 2 नंबर का मैंने जान के छोड़ा है, छूटा नहीं है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने जान के छोड़ा है, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा। 2 नंबर का जो सवाल है वो ये है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करने के लिए, ये हम आपको बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। जो एक टाइप के सवाल है उसको एक साथ पढ़ा रहे हैं, एक टाइप के सवाल को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए आप आराम से रहिए अभी। चलिए, तो यकृत का सबसे मुख्य काम है पीत का निर्माण करना। याद रखिएगा कौन सा काम है? जो लीवर है उसका मेन काम है पहला पीत का निर्माण। दूसरा काम देखेंगे, दूसरा है उपापचय को नियंत्रित करना। तीसरा काम है बच्चों, क्या लिखा है? विष हरण। ये बच्चों विष को, अगर जो जहर वाला कोई चीज हम खाते हैं तो लीवर बच्चों। फिर है विटामिन एवं खनिजों का भंडारण, और फिर है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो ये काम है इसका मुख्य रूप से, अगर हम देखें इतना काम है। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है पीत का निर्माण। कहते हैं कि यकृत पीत रस, है ना, पीत रस का निर्माण करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। पीत वसा के छोटे छोटे कणों को तोड़कर उसके पाचन एवं अवशोषण में सहायक होते हैं। तो पहला काम जान गया, तो हाँ लिख कर भेजिए मेरे बच्चे। यस गुरुजी। सर शॉर्ट क्वेश्चन कब होगा? अब आप सो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपको पता नहीं है। सर एक लड़ जाएगा ना? अरे 100% आएगा भैया, एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप टेंशन काहे लेते हैं? आप पहले बताइए कि पहला काम समझ गए, है ना? जो हमारा लीवर है उसका फर्स्ट काम समझ गए। सर पहला काम क्या है? लीवर का पहला काम आप समझिए, पहला काम है पीत का निर्माण करना। तो कहते हैं मेरे बच्चे कि यकृत जो है पीत रस का निर्माण करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। पीत वसा के छोटे छोटे कणों को तोड़कर उसके पाचन एवं अवशोषण में सहायता करते हैं। यह है पीत का निर्माण, ठीक है ना? नंबर दूसरा, सर 2025 का प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी आप करवा रहे हैं। कौन कहा आपको 2025 का प्रश्न नहीं आएगा? ऐसा किसने कहा है आपसे कि 25 का प्रश्न नहीं आएगा? ऐसा किसने कह दिया? क्या बच्चों ऐसा कहीं लिखा है कि जो प्रश्न 25 में आ चुका है वो 26 में नहीं आएगा? ऐसा कहीं लिखा है? बताइए, कहीं लिखा है तो बताइए। सर लाइव टेस्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जान के हार्ड क्वेश्चन दिया गया है, जान के ना हार्ड क्वेश्चन दिया गया है जी। बताइए, जान के ना हार्ड क्वेश्चन दिया गया है? बताइए जी जल्दी से। कहीं पर लिखा गया है कि क्वेश्चन नहीं आएगा? YouTube पर पढ़ाना बहुत खतरनाक है, इसलिए YouTube पर जल्दी पढ़ाते नहीं हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आकर कुछ भी लिख के चला जाता है। चलिए, तो हमने बोला बच्चों पहला काम है, फर्स्ट काम है, पहला काम है पीत रस का निर्माण। ये फर्स्ट काम है बच्चों की पीत रस का। लीवर का पहला काम क्या है? पीत रस को बनाना, ठीक है ना? दूसरा काम है बच्चों, दूसरा काम है उपापचय पर नियंत्रण। कहते हैं मेरे बच्चे अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलकर संग्रहित करता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदलकर रक्त में छोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड का निर्माण और विघटन भी करता है। ये काम और है बच्चों लीवर का। एक और देखते हैं, यकृत शरीर में उपस्थित हानिकारक विषाक्त पदार्थ जैसे दवाई, शराब एवं, है ना, एवं रसायनों को निष्क्रिय कर उत्सर्जन योग्य बना देता है। बच्चों अगर हम शराब पीते हैं, सबसे ज्यादा जो उसमें बच्चों हमारा क्या प्रभावित होता है बताइए? हमारा लीवर प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी अगर जहरीला चीज हम खाएंगे, कोई भी बच्चों हानिकारक पदार्थ खाएंगे, तो उसको शरीर को कम से कम हानि हो, इसके लिए सबसे अधिक मेहनत कौन करता है? सबसे अधिक मेहनत हमारा लीवर ही करता है। यानी यकृत बच्चों, अगर आप जहर भी खा लेंगे तो जहर की मात्रा को कम करने की कोशिश कौन करता है? यकृत मरते दम तक कोशिश करेगा कि आपके शरीर को कम से कम हानि पहुंचे। इसलिए हम अगर जहर वगैरह खाते हैं तो पहले लीवर ही खराब होता है, क्योंकि वही बच्चों सब चीज को खींचता है। तो विषहरण, यकृत शरीर में उपस्थित हानिकारक विषाक्त पदार्थों, दवाइयों, शराब एवं रसायनों को निष्क्रिय कर
उत्सर्जन योग्य बनाता है, याद रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों विटामिन एवं खनिज का भंडारण। यकृत विटामिन ए, डी, B12, आयरन एवं तांबा जैसे आवश्यक तत्वों का संग्रहण करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। यकृत में उपस्थित मैक्रोफेज कोशिकाएं रोग जनकों को नष्ट करती हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। तो शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता है इसको भी मजबूत करने में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार पढ़ लेंगे, परीक्षा में आए या नहीं आए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी था। तो बच्चों हो जाएगा, बताओ। तो यकृत के जो काम है उसको हमने भाग में बांटा है। पहला काम पित्त का निर्माण, सेकंड काम देखिए उपापचय, मतलब यानी कि ग्लूकोज को नियंत्रित करना है। तीसरा है बच्चों जहरीली चीजों को बहुत कंट्रोल करता है। विटामिन का बच्चों क्या करता है, विटामिन का भंडारण करता है। और पांचवा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में बहुत मदद करता है। हो जाएगा, बताओ, कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो पहला सा दिल बनाकर भेजिए कि सर एक बार पढ़ लिए तो जरूर हम लोग पेपर में कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिपीट होने के इस बार चांसेस है, लगा लीजिएगा सब लोग VVI। इस बार जो प्रथम पाली या द्वितीय पाली में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने के बहुत चांसेस है। क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र खींचिए और इसके कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए, अथवा मनुष्य के श्वसन अंग का एक नामांकित चित्र बनाइए और बच्चों वर्णन की आवश्यकता नहीं है। 2025 में क्या पूछा है, 2025 में क्या बोला था, सीधा बोल दिया था कि वर्णन की आवश्यकता, बोलो है या नहीं है। 2025 में सीधा क्या बोला था, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ सीधा यानी 2025 में सिर्फ फिगर पूछा था, लेकिन 2019 में और 2023 में क्या पूछा था कि भाई आपको क्या बनाना है, आपको वर्णन भी करना है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र के बारे में बनाते हैं। तो श्वसन तंत्र का बहुत ही बेसिक फिगर बनाते हैं हम लोग, मेरे बच्चे, हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से कि हमारा बच्चों यहाँ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे विद्यार्थी जी, बहुत ही बेसिक पूछा गया है, बहुत ही बेसिक था, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से बच्चों क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर बनाया होगा बच्चों। फेफड़ा को किसने बनाया, हाथ उठाओ। गुरुजी हमने बनाया। फेफड़ा तो आप लोगों ने बनाया ही होगा बच्चों, है ना। फेफड़ा तो आप लोगों ने बनाया ही होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, फेफड़ा बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है ठीक है ना मेरे बच्चे, इस तरह से हम लोग फेफड़ा बनाते हैं। और फेफड़ा में एक चीज का कमी है, इसको और ऊंचाई तक ले जाना था, इसकी ऊंचाई और हम लोग बढ़ा देते हैं ऊंचाई हम लोग और बढ़ा देते हैं, ऊंचाई बढ़ा देते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग ये वाला पार्ट को दे सकें, डायफ्राम को दिखा सकें, ठीक है, डायफ्राम को दिखा सकें। और ये सारा खेल बच्चों प्रैक्टिस का है, किसका है, प्रैक्टिस का है ना। प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बैठ करके बढ़िया से क्वेश्चन बन जाएगा चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, फिगर को अच्छे से देख करके समझ लेते हैं एक बार। ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास फिगर है, ध्यान दीजिएगा। फिगर में लिखा गया है, ए मालिक हो, कहाँ जा रहे हैं मालिक, आइए। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 में नासा द्वार होता है। क्या होता है नंबर 1 में, सबसे पहले नासा द्वार होता है, जिससे होकर के हम वायु को अंदर खींचते हैं। इतना अच्छा इसमें नहीं दिया गया, और बुक सब में देखेंगे तो बहुत जगह अच्छा फिगर दिया है। यानी बस आप ये मन में सोच लीजिए कि मुझे इस फिगर के बारे में, इस फिगर को अच्छे से बनाना है। यानी आप समझ लीजिए कि फेफड़ा का चित्र आपको बनाना है, समझ गए, बोलो हाँ। कुछ नहीं, बस फेफड़ा का चित्र बनाना है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। और ये बच्चों आपको बुक से देख करके, है ना, एक सर कितना क्वेश्चन बनाना है है ना, कितना क्वेश्चन बनाना है बताइए बच्चों, एक क्वेश्चन बनाना है पूरे बायोलॉजी में आपको कई ठो क्वेश्चन बनाना है, एक ठो क्वेश्चन बनाना है, सब ठो नहीं बनाना है। चलिए 25 में तो ये बोला था कि भाई वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है ना, अब वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, 25 में बोल दिया था। अगर वर्णन करने के लिए बोला जाता तो हम कैसे वर्णन करते, आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों। अगर हम फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो श्वसन की क्रिया विधि एवं उनके कार्य। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहला होता है प्रश्वास। प्रश्वास में हम क्या करते हैं, यह कहते हैं जब डायफ्राम तथा पसलियों के बीच की
पेशियां संकुचित होती हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में दाब कम हो जाता है। परिमाण स्वरूप ऑक्सीजन युक्त वायु नासिका से होते हुए श्वास नली द्वारा फेफड़े में वायु कोष्ठ में पहुंचती है। अर्थात बच्चों प्रश्वास में क्या होता है कि जब हम लोग वातावरण से वायु को लेते हैं तो इसे प्रश्वास कहते हैं, यानी इंस्पिरेशन। अब बच्चों जस्ट उल्टा देखते हैं, नेक्स्ट है गैसों का आदान प्रदान। कहते हैं एल्वियो ना, क्या लिखा है, एल्वियोली में ऑक्सीजन की में माफ कीजिए ना एल्वियोली में ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसी समय रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में विसरित हो जाता है। नेक्स्ट है फिर उच्छ्वास। अब क्या होगा, अब बच्चों हम छोड़ते हैं। जब डायफ्राम शिथिल यानी ढीला होता है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े में दाब बढ़ जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर निकलता है। यह है उच्छ्वास। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बस यही है ना, यही हमारा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को दिखाना है कि हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे छोड़ते हैं। जब हम ग्रहण करते हैं, जब वायु को ग्रहण करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि पसलियां संकुचित, ध्यान देना, आप ग्रहण करके दिखाओ। जब हम ग्रहण करते हैं तो पसली क्या होती है, संकुचित होती है और हमारे यहाँ आयतन बढ़ता है बच्चों, हमारे फेफड़े में आयतन बढ़ता है और हवा उसके अंदर भर जाता है। और फिर हवा जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जब हम लोग छोड़ते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। इसी प्रोसेस को समझाना है मेरे बच्चे। बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो अगर आपके पेपर में स्वच्छ नामांकित चित्र पूछे या मेरे बच्चे स्वच्छ नामांकित चित्र पूछे या वर्णन पूछे तो हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र मतलब क्या, मानव श्वसन तंत्र मतलब फेफड़ा बच्चों, यानी लंग्स। क्या होता है मेरे बच्चे, लंग्स है ना, लंग्स की बात हो रही है, फेफड़े की बात हो रही है। तो जब भी बच्चों मानव श्वसन बोला तो फेफड़ा समझना है आपको। पाचन हो गया, श्वसन हो गया। अब ये सवाल 2015 में पूछा है, एक नज़र देख लीजिए। सवाल के आने के चांसेस थोड़े बहुत जरूर हैं। रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। 2015 में बिहार बोर्ड ने पूछा था। तो रक्त क्या है पहले बताना है आपको। तो रक्त के विषय में, रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तथा श्यान यानी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो हृदय एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यस यस लिखकर भेजिए। आगे रक्त के प्रमुख घटक देखेंगे। सबसे पहला होता है बच्चों लाल भाग यानी प्लाज्मा, और फिर होता है ठोस भाग। पहले प्लाज्मा को समझते हैं यानी तरल भाग को समझते हैं। तरल भाग यानी प्लाज्मा, कहते हैं यह हल्के पीले रंग का तरल होता है जिसमें लगभग 90% जल होता है। इसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन, ग्लूकोज, यूरिया आदि घुले होते हैं। प्लाज्मा शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। यह है प्लाज्मा का। अब हम ठोस भाग में जाएंगे तो ठोस भाग 3 भाग में बटा होता है। पहला पढ़ाए होंगे आप लोग को बच्चों आरबीसी, दूसरा पढ़ाए होंगे डब्ल्यूबीसी, फिर पढ़ाए होंगे प्लेटलेट्स। तो बच्चों हमारा जो ठोस भाग है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला समझते हैं बच्चों हम लोग आरबीसी को। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये शरीर को रोगाणुओं से बचाती है और प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये डब्ल्यूबीसी का काम है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है पर केंद्रक पाया जाता है। कहते हैं ये रक्त के थक्के जमाने में सहायता करती है और चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकती भी है। तो बच्चों बताइए, अब खून के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो खून के बारे में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे कि सर अगर मुझसे पूछा जाए रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए, तो हम सक्षम हैं इसको बनाने में। जल्दी सर, आप जोश नहीं दिखा रहे। नहीं बच्चों, हम जोश नहीं दिखा रहे हैं। कई बार जोश दिखाने में हम होश खो देते हैं, है ना। जोश दिखाने में क्या खो देते हैं बताओ? जोश दिखाने में होश खो देते हैं, है ना। सर यूट्यूब से फेमस होकर के कहते हैं कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते हैं, ये आप नहीं है या आपका घमंड कह रहा है। ठीक है सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बच्चों। मैं किस लिए कहता हूं आप लोगों को भी पता है। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि जो बच्चे कमेंट करते हैं आप उसको देखिए। आप इस बात को सुनने के बाद यही कहेंगे मुझे पता है, पर मैं ये भी कह रहा हूं बच्चों की भलाई के लिए ही कहता हूं।
आप हर बात को टीचर पर ले लेते हैं, आप अपने बुद्धि को समझिए कि हर बात को टीचर की बातों पर ले लेते हैं। मस्त है भैया, मस्त है। हम उन बच्चों के लिए कहते हैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ना चाहते हैं जो हमेशा बच्चों सिर्फ कमी निकालते हैं। अगर लॉन्ग पढ़ाइए तो शॉर्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे, शॉर्ट पढ़ाते हैं तो लॉन्ग क्यों नहीं पढ़ा रहे, जब बच्चों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाए तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो फिर आप समझते हैं मेरी भावनाओं को। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ना ही कोई कमेंट में पढ़ूंगा। आइए, सवाल पूछा गया है प्यारे बच्चों कि धमनी एवं सीरा में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए शॉर्ट में, और मैंने आज शॉर्ट में करवाए भी हैं इस सवाल को, लेकिन पूछा है धमनी और सीरा में अंतर। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान दीजिए किसमें पूछा है, बताओ 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 गुरुजी। लॉन्ग में 14 और 17 में 2 साल बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो लिखेंगे बच्चों, धमनी यह हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त को लेकर जाता है, ये सबको पता है। सीरा यह शरीर के अंगों से रक्त हृदय की ओर लेकर आता है। यह मोटी, पेशीय एवं लचीली होती है। यह पतली एवं कम लचीली होती है। इसमें रक्त उच्च दाब से प्रभावित होता है, इसमें रक्त कम दाब से प्रभावित होता है। इसमें सामान्यतः वाल्य नहीं होते हैं, इसमें वाल्य उपस्थित होते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। यह धमनी में यह धमनी में नाड़ी महसूस होती है, कहते हैं यह सीरा में नाड़ी महसूस नहीं होती है। तो मेरे बच्चे है ना, एक और लिख सकते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, आप ये भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए, हो गया बच्चों। अब देखो, एक बच्चा लिख रहा है केमिस्ट्री कब होगा, हे भगवान, जब फिजिक्स पढ़ाओ तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो फिजिक्स। बहुत खतरनाक लगता है ना, बहुत खतरनाक लगता है ना मेरे बच्चे, बताओ सुन के। अच्छा, कितने बच्चों को ये सुन के खतरनाक लगता है कि सर कुछ भी पढ़ाओ, बच्चे सिर्फ नया पढ़ना चाहते हैं, पुरानी चीजों को तुरंत भूल जाते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता है ये इंसान की क्या प्रवृत्ति है। जल्दी बताओ, हो गया। धमनी और सीरा में अंतर पूछा जाएगा तो आप लोग लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला सवाल बच्चों जो पूछा गया सवाल है वह मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये सवाल बिहार बोर्ड ने अभी तक में 2014 में, 2019 में, 19 में, 12 में और 21 में, यानी 1 2 3 4 5 बार ये क्वेश्चन पूछा है। 5 बार ये सवाल पूछा गया है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं कैसे होता है। तो पहले ऑक्सीजन का समझते हैं। श्वसन के दौरान फेफड़ों के वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, वहां से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रुधिर में प्रवेश करता है, यानी ब्लड में चला जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिसंचरण तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन मुक्त कर देता है, जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि भाई हम ऑक्सीजन पहले फेफड़े में लेते हैं, वहां फिर ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसको मिलता है, और हीमोग्लोबिन फिर उसको पूरे शरीर में बच्चों ऑक्सीजन को फैला देता है, और वहां जाकर के फिर ऑक्सीजन ना, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो 2 भागों में टूटता है, ऑक्सीजन उससे निकल जाता है, और ऑक्सीजन से बच्चों सभी कोशिकाओं में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये तो ऑक्सीजन का पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन समझेंगे तो सबसे पहले समझना होगा कि कोशिकाओं में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में 3 रूपों में परिवाहित होती है। पहला, थोड़ी मात्रा प्लाज्मा में घुल जाती है, कुछ भाग हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बन जाती हैं, और आगे अधिकांश भाग सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में रहता है। यह रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में विसरित होकर उच्छ्वास के समय बाहर निकल जाता है। अर्थात इस प्रकार मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन द्वारा तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो यही है बच्चों हमारे शरीर में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों को बताना है। समझ गए ना? जल्दी से बताओ यस और नो।
माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कैसे काम करता है ये आपको बताना है। और चूंकि 4-5 बार पूछा गया है ना, 4-5 बार पूछा गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सर पेन से चित्र बना सकते हैं? नहीं बालक पेन से क्यों बनाओगे, पेंसिल लेकर जाना। क्या लेके जाना बताओ? पेंसिल लेकर जाना बालक, है ना, पेंसिल लेकर जाना। पेन से क्यों बनाओगे? पेन से मत बनाना भैया। हो जाएगा तो बताओ, क्या आप 1 बार 2 बार 3 बार पेपर वाले दिन भी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समय निकालकर पेपर वाले दिन भी अगर आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत इजीली, बहुत इजीली। ऑक्सीजन को पहले समझाना, ऑक्सीजन कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, और फिर समझाना है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। ये 2 चीजों को बहुत प्यार से समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आ गया ना ये कौन सा क्वेश्चन है? अरे तो वही क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये तो वही सवाल है, ये तो वही सवाल है। पता है रात में अपना बोर्ड फंस गया था। अच्छा ये तो हो गया है, यहाँ तक तो हो गया है। एक सेकंड, यहाँ तक तो हो गया है, अब नहीं भेजा है क्या आगे? चलो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, वो सवाल पढ़ लेते हैं। अभी और क्वेश्चन आगे आने वाला है, नहीं आया है तो हम लोग अभी वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए एक सवाल है जो अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग को समझना है, ठीक है ना? रेडी हैं आप लोग समझने के लिए? इस सवाल को समझने के लिए रेडी हैं तो बताइए कि यस सर रेडी हैं। सवाल यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक सचित्र वर्णन आप लोग को करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वर्णन, देखिए बहुत दिनों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। 11 में पूछा था, और जिस साल मेरा मैट्रिक, मेरे परीक्षा में क्वेश्चन आया था 2014 में, नहीं मेरे में नहीं, दूसरे पाली में आया था, मेरा तो पहली पाली में एग्जाम था। और 2021 में इसके बाद पूछा डायरेक्ट बच्चों, 7 साल बाद, और फिर 21 के 4 साल के बाद 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वर्णन के लिए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों प्रयोग में हम लोग दर्शाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का वर्णन दर्शाने के लिए बच्चों हम एक पत्ती को लेते हैं। लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही स्टॉच का निर्माण होता है। आयोडीन विलयन स्टॉच की उपस्थिति में नीला काला रंग देता है। ये मुख्य रूप से है। तो बच्चों पहले, सबसे पहले क्या है, हमें बच्चों क्या लेना, एक पत्ती लेनी है। क्या लेनी है बताओ? एक पत्ता लेना है बच्चों, एक बहुत प्यारी सी पत्ती लेनी है। और पत्ती को सबसे पहले क्या करना है, एल्कोहल बच्चों, एक बीकर लेना है। आइए बच्चों हम समझाते हैं इस चीज को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेनी है गुरुजी? सबसे पहले मुझे पत्ती लेनी है ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लेनी है आपको? पत्ती लेनी है ना, एक पत्ती लेनी है, एक प्यारी सी पत्ती लेनी है। ले लिया ना? चलिए क्या सिद्ध करना है पहले ये देखो। सिद्ध ये करना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाना है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ में हो सकती है? नहीं गुरुजी। तना में हो सकती है? नहीं, पत्ती में ही हो सकती है। क्यों हो सकती है पत्ती में? इसके पीछे क्या कारण है ना? इसके पीछे क्या कारण है कि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है? इसके पीछे कारण यह है कि पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। तो हम एक काम करेंगे अभी बच्चों, हम पत्ती का क्लोरोफिल अलग करेंगे, है ना, पत्ती का हम क्लोरोफिल अलग करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोफिल आप कैसे अलग करोगे? सर मनीष सर का क्लास है ना, अभी थोड़ी देर बाद है क्लास बच्चों, मेरी क्लास के थोड़ी देर के बाद मनीष सर का क्लास है। तो पहले बताओ क्लोरोफिल को अलग कैसे करोगे? सर क्लोरोफिल को अलग करने के लिए सबसे पहले हम एक बच्चों क्या करते हैं, हम एक बीकर इस टाइप का हम एक बच्चों बर्तन लेते हैं और बर्तन के अंदर में बर्तन के अंदर में मेरे बच्चे, बर्तन के अंदर में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा लिखा गया है यहाँ पर, एल्कोहल में इसको उबालते हैं मेरे बच्चे। एल्कोहल, इसके अंदर क्या डाल देते हैं? एल्कोहल डाल देते हैं क्या डालेंगे बच्चों? एल्कोहल डाल देते हैं। एल्कोहल डाल करके इसके अंदर पत्ती को छोड़ देते हैं, है ना, एल्कोहल डाल करके इसके अंदर पत्ती को डुबा देते हैं, है ना। अब पत्ती को एल्कोहल के अंदर बच्चों हमने क्या किया? डुबा दिया। जब पत्ती को हमने एल्कोहल के अंदर डुबा दिया तो डुबाने के बाद अगर आप देखेंगे, डुबाने के बाद फिर हमने इसको बाहर किया।
है ना। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने क्या किया, इसको बच्चों डुबा करके कुछ समय छोड़ दिया, है ना। कुछ समय इसको डुबा करके क्या किया, छोड़ दिया। और उसके बाद पत्ती को फिर हमने बाहर निकाला, पत्ती को बाहर निकाला और पत्ती के ऊपर किसका घोल डाला बताओ। पत्ती के ऊपर किसका, पत्ती के ऊपर किसका घोल डाला बताइए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। सर पहले पत्ती को हमने बाहर किया, अल्कोहल में डुबा कर रखा कुछ देर, फिर बाहर किया और इसके बाद बच्चों हम इसके ऊपर में आयोडीन का घोल डाला, है ना। आयोडीन का घोल क्यों डाले, ताकि बच्चों जो उसके ये जो है यानी जो क्लोरोफिल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। पहले तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या दिया था, पहले यहाँ हमने एल्कोहल, है ना, एल्कोहल के, है ना, एल्कोहल के मेरे बच्चे घोल में पत्ती को हमने रखा। उसके बाद में इसके ऊपर में आयोडीन का कुछ बूंद दिया, आयोडीन का कुछ बूंद दिया। स्टार्टिंग में पत्ती का रंग कैसा था, तो पत्ती का रंग बच्चों हरा था। कि दो प्रोसेस किया, एक बार पहले अल्कोहल में डुबाया, डुबाने के बाद उसको बाहर किया और आयोडीन का घोल, आयोडीन का कुछ बूंद इसमें डाला। अब पत्ती का रंग क्या हो गया बच्चों, नीला रंग का। अब पत्ती हरा नहीं रहा, अब पत्ती का देखो बच्चों, अब पत्ती कुछ इस प्रकार बन चुका है ना। तो अब जो पत्ती का कलर है वो बच्चों अब जो पत्ती का कलर है वो कैसा हो गया, यहाँ लिखा गया गाढ़े नीले रंग का हो गया मेरे बच्चे, गाढ़ा नीला रंग, है ना। अब जो है पत्ती गाढ़ा, गाढ़ा नीला रंग, गाढ़ा नीला रंग का हो गया बच्चों पत्ती। अब इसमें क्या नहीं रहा बताओ, इस पत्ती में क्या गायब हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर पत्ती से गायब हो गया क्लोरोफिल, है ना। पत्ते से क्या गायब हो गया, क्लोरोफिल गायब हो गया। अब यहाँ पर बच्चों इससे क्लोरोफिल क्या हो गया, गायब हो गया। पत्ते से क्लोरोफिल क्या हो गया, गायब हो गया। अब देखेंगे, अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी क्या, तो नहीं सर, अब इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, नहीं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया ना था हमें कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आपको बनाना है सबसे पहले मेरे बच्चे, सबसे पहले ये चीज आपको दिखाना है, एक वर्णन करना है। यहाँ पर एक पत्ती बनाना है पहला, है ना। एक यहाँ पर बच्चों एक बर्तन लेना है, बर्तन के अंदर पत्ती को डुबाना है, ये दूसरा हुआ। फिर पत्ती को बाहर करके उसको आयोडीन का घोल देना है, तीसरा। और पत्ते का कलर चौथा। तो चार, है ना, चार फिगर आपको बनाने हैं मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन में चार फिगर आपको बनाने हैं, एकदम पतले पतले। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब हम लोग समझते हैं पूरी विधि को, प्रयोग की विधि को समझते हैं जो हम प्रयोग करेंगे। विधि है पहला कि बच्चों जो हमारा विधि में देखेंगे सबसे पहला क्या है, पहला है बच्चों की चितकबरी पत्ती वाला, जो बच्चों एक गमला लेना है जिसमें पत्ती में चितकाबड़ा हो, थोड़ा थोड़ा बच्चों, है ना। कहते हैं गमले का पौधा लेते हैं जिसकी पत्तियां आंशिक रूप से हरी एवं आंशिक रूप से सफेद हो, यानी ऐसा पत्ती आपको उठाना है जो थोड़ा सा हरा हो और थोड़ा सफेद हो। मेरे बच्चे बताइए कैसा पत्ती को लेना है, बताओ कैसी पत्ती को लेना है जो सर आप मुझे बताओ। सर 12th वालों को आप भूल गए, अरे नहीं भूले भैया, कहाँ जाएंगे आपको भूल करके। कैसी पत्ती लेनी है, ऐसी पत्ती लेनी है जो थोड़ी सी हरी हो, हरी के साथ साथ सफेद भी हो। ऐसी पत्ती लेनी है जो हरी भी हो और सफेद भी हो बच्चों। कहते हैं उसके बाद करना क्या है, उसके बाद पौधों को 2 से 3 दिन तक पूर्णतः अंधकार में रख देना है, जिससे पत्तियां स्टॉच रहित हो जाए, यानी उसके अंदर जो स्टॉच है, उसके अंदर जो बच्चों स्टॉच है वो खत्म हो जाए। तो पत्ती को कितना दिन तक अंधकार में रखना है, उस पौधे को कितने दिन तक अंधकार में रखना है बताओ। तो उस पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधकार में रखना है, समझ गए ना? यानी कि उसके अंदर जो सूर्य की रोशनी के कारण जो स्टॉच बने थे, वो स्टॉच पहले 2-3 दिन अंधेरा में रखकर पूरी तरीके से स्टॉच को हमने खत्म कर दिया। अब क्या करना है, इसके बाद 2 से 3 घंटे पत्ती को धूप में रखिए, है ना। पौधे को 2 से 3 घंटे तक धूप में रखना है। उसके बाद एक पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उसको उबालना है, जिससे क्लोरोफिल निकल जाए, क्लोरोफिल को बाहर निकाल देना है और पत्ती रंगहीन हो जाए। तो बच्चों समझो पहला प्रोसेस, पहले पौधे को 2-3 दिन तक अंधकार में रखेंगे, उसके बाद उसको निकाल करके 2-3 घंटा हम लोग, है ना, क्या करेंगे, 3-4 घंटा धूप में रखना है। एक पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबालकर उसका क्लोरोफिल खत्म कर देना है, ताकि पत्ती रंगहीन हो जाए
यानी उसमें हरा और सफेद सब खत्म हो जाए। आगे मेरे बच्चे लिखा है, पत्ती को जल से धोकर उस पर आयोडीन का विलयन हम डालते हैं। जब आयोडीन का विलयन हम डालेंगे तो हम क्या देखेंगे? अवलोकन पर ध्यान देंगे। अवलोकन हमने देखा बच्चों, क्या देखा कि पत्ती का सफेद भाग नीला काला नहीं होता है, यानी स्टॉच अनुपस्थित है। पत्ती का हरा भाग नीला काला होता है, यानी स्टॉच उसमें उपस्थित है। निष्कर्ष यही निकला कि हरे भाग में, ध्यान दीजिएगा, हरे भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टॉच बना, इसलिए आयोडीन डालने पर वह भाग नीला काला हो गया। सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए रंग परिवर्तन नहीं हुआ। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। यहाँ पर हमने यही सिद्ध किया कि क्लोरोफिल का होना क्या है? अनिवार्य है। अर्थात मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नामांकित बना करके हमने समझाया है ना। इसमें हमने ये बताया कि क्लोरोफिल क्या है? अनिवार्य है बच्चों। सर प्रमाणित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, यह उस क्वेश्चन का आंसर है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये मेरे बच्चे यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था, सवाल ये था बच्चों क्या कि प्रकाश की पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मेरे बच्चे ये तो क्वेश्चन ही अलग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाना था, सचित्र वर्णन करना था। ये तो हल्का क्वेश्चन है ना, ये तो अलग क्वेश्चन है, आंसर इसका अलग है। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ही साफ अलग है भैया मेरे, ये तो मोयो मोयो हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, इसका आंसर अभी हम हाथ से लिख कर दे देते हैं। ये तो आंसर उसका हो गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्वेश्चन लिख दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि, है ना, प्रयोग द्वारा लिखेंगे, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है बच्चों बताइए? के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन इसका ये होगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन हम लोग एक अलग क्वेश्चन में कर लेते हैं, एक अलग बच्चों पेज लेकर के लिखेंगे क्वेश्चन को और बनाएंगे बच्चों। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लिखिएगा। क्वेश्चन हमारा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, है ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, क्रिया का नामांकित नामांकित सिर्फ चित्र पूछा है या वर्णन भी पूछा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सचित्र वर्णन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकित के साथ करें। सचित्र वर्णन नामांकित के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले मेरे बच्चे क्या बनाना पड़ेगा? सर एक पौधा बनाना पड़ेगा, एक पौधा बनाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कौन सा पौधा? एक नॉर्मल पौधा। प्रकाश संश्लेषण अगर आपको समझाना है बच्चों तो आपको एक पौधा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से पौधे की जड़ें देनी पड़ेंगी। यहाँ बच्चों आपको एक सूर्य बनाना पड़ेगा और सूर्य के बच्चों इस तरह से आपको सूर्य बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में सूर्य से मेरे बच्चे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वातावरण से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? तो वातावरण से हम CO2 ग्रहण कर रहे हैं और जल से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? खनिज और लवण, है ना, खनिज लवण ग्रहण कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी जी। CO2 यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं और किसी भी पत्ती में पहले से ही मौजूद होता है क्लोरोफिल, है ना मेरे बच्चे। क्या मौजूद है? तो क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है पहले से ही। क्लोरोफिल पहले से ही, यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं?
यहाँ से ले रहे हैं सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। तो क्या बताइए, अगर बच्चों क्या आप ऐसा फिगर बना दोगे, क्या एक प्यारा सा चित्र बना देंगे? तो बताइए हाँ गुरुजी बना देंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए हमने पूरा एक चित्र बनाया है। अब आपको प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसकी पूरी परिभाषा लिखनी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उसका आपको लिस्ट देना है, और उसके बाद बच्चों प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण लिखना है। हो जाएगा? तो बताओ बताओ। सबसे पहले नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, एक परिभाषा देना है। उसके बाद में मेरे बच्चे आवश्यक पदार्थ जो हैं, आवश्यक पदार्थ के नाम लिखें। आवश्यक कच्चा पदार्थ जो है मेरे बच्चे, कच्चा पदार्थ जो है उसके नाम लिखने हैं, और लास्ट में बच्चों आपको लिखना है समीकरण। अगर 3 चीज हो जाएगा, शॉर्ट में मैंने ये तीनों बताया है, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने ये तीनों बताया है, अगर आप उस तीनों को लिख देंगे तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये 3 चीज आप लोग को लिखना है। यस सर, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण लिख सकते हैं, जल एवं खनिज लवण यहीं से आ जाता है, ठीक है ना। आपको परिभाषा लिखना है कि पौधे जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं हम उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आवश्यक पदार्थ में सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, CO2 है, और जल तथा खनिज लवण है। समीकरण में मेरे बच्चों मैंने बताया था, समीकरण में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, CO2, तो CO2 लिखते हैं, और प्लस में क्या लेते हैं, प्लस में मेरे बच्चे बताओ क्या लेते हैं, H2O, तो H2O ऊपर में लिखते हैं हमारा बच्चों सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल, बनता है C6H12O6, प्लस में मेरे बच्चे ऑक्सीजन, प्लस में वाटर भी बनता है, कई जगह वाटर नहीं भी रहता है, दोनों सही है बच्चों। अब इसको संतुलित करने के लिए कहाँ कहाँ क्या देना पड़ता है मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ तो यहाँ 6 है ना, यहाँ 12H2O, तो 6 से 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, 12 और 12 24 ऑक्सीजन है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया, और 6 यहाँ दे देते हैं और 6 यहाँ दे देते हैं, तो 6 दूनी 12, और सॉरी 12 और 6 18 हो गया, टोटल 24 हो गया मेरे बच्चे। ऑक्सीजन हो गया हमारा 6 दूनी 12 और 12 24, हाइड्रोजन 24 है, यहाँ से देखेंगे 12 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हो गया, बिल्कुल सही समीकरण है। तो हाँ, हम इस तरह से समीकरण लिख देंगे बच्चों। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन और होने चाहिए, है ना, कुछ क्वेश्चन और होने चाहिए, पर क्वेश्चन आया है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन कहाँ आया है, एक बार हम कॉल करें टीम को, बताओ मेरे बच्चे जल्दी बताओ, एक कॉल लिया जाए, है ना। कहाँ भेज दिया, हेलो, अरे और था ना बाबू, कहाँ आया फिर से, उसी में कि अलग बना करके, अरे मेरी आईडी में क्या क्या क्यों भेजे, ठीक है। आइए बच्चों, बढ़े आगे, तो जल्दी से यस लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुजी आगे बढ़िए, हो जाएगा। तो एक बार कम से कम किसी प्रश्न को बनाने का, लिखने का अगर सीख लेते हैं तो पेपर में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है मेन प्यारे बच्चों कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 मुख्य अंग के नाम लिखिए। ये दीर्घ में पूछा है, क्या आपने कभी सोचा था 2025 में, देखिए 25 में मेरे बच्चे देखो 2 क्वेश्चन होते हैं प्रथम पाली में और 2 क्वेश्चन द्वितीय पाली में, तो कुल मिलाकर हर साल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में, 4 क्वेश्चन आता है। तो यही क्वेश्चन आया था मेरे बच्चों, यही क्वेश्चन आया था उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा ही है कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब पूछा है इसके 2 प्रमुख अंग के नाम बताइए। तो उत्सर्जन में 2 प्रमुख अंग कौन कौन सा है, एक हमारा वृक्क है यानी किडनी बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे। दीर्घ में क्या होता है, कुछ भी अगर आप हैं तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखिए, तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, ये ज्यादा होता है, नंबर तब मिलता है।
तो वृक्क शरीर का एक मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह रक्त को छानकर उससे यूरिया, अतिरिक्त जल एवं लवण को अलग करता है और मूत्र का निर्माण करता है। ये रक्त को छानना, मूत्र निर्माण करना हम पहले भी पढ़ाए होंगे। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं जो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह है बच्चों। अब इसके बाद में एक और उत्सर्जी अंग है फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़े भी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये श्वसन के दौरान रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार फेफड़े गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने में कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से तो बना पाएंगे? जल्दी से मुझे बताओ, दिल बनाकर भेजिए। जो रिपीट अगर हो गया तो बना पाइएगा, बताइए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो रिपीट होने पर क्वेश्चन को बना देंगे। गुरुजी मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, कृपया बताइए। अगर सवाल रिपीट होता है, उत्सर्जन क्या है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है, 2 उत्सर्जी अंग के, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को रिवीजन करना है, मैंने बच्चों पढ़ाते समय बना के भी दिखाया है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को लिखिए। नेफ्रॉन में सबसे पहले हम ये प्याली ऐसी संरचना बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हमने नाम दिया था क्या? इसे हम लोग कहते हैं अभिवाही धमनी। ये जो इधर से आता है और इधर से जो आता है उसे अपवाही कहते हैं। इसे बच्चों ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो पार्ट है पूरा, ये जो बीच में है, ये ग्लोमेरुलस है। इसे बच्चों प्याले जैसी संरचना को बोमन संपुट कहते हैं। और बच्चों ये हमारी कुंडलिक नलिका होती है। ये कुंडलिक नलिका भी मैंने आपको पढ़ाया था। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से हेनले का अधिरोही चाप और हेनले का अवरोही चाप, ये दोनों मैंने बच्चों पढ़ाया था आप लोगों को। यहाँ से ऐसे करके हमारा, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये लेके आपको जाना है। और उसके बाद में ये हमारा जो आप देखेंगे संग्राहक नलिका होता है। संग्राहक नलिका भी मैंने आप लोग को सिखाया था। और नीचे में मूत्रवाहिनी होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कैसे आपको नेफ्रॉन बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर इनके बारे में पूछा गया था, इनके कार्य को लिखें। कार्य इसमें नहीं दिया गया है, लगता है मिस्टेक से छूट गया। नेक्स्ट है बच्चों, मस्तिष्क का चित्र बहुत पहले पूछा गया था वर्ष 2016 में, उसके बाद नहीं पूछा है। फिर भी आप लोगों को मस्तिष्क का चित्र बनाने का प्रैक्टिस बुक से कर लेना है। ठीक है ना, मस्तिष्क का जरूर बना लेना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क की संरचना को बताइए, ये 2019 में सवाल पूछा है बिहार बोर्ड ने कि मस्तिष्क की संरचना, तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है जो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग पढ़ाए होंगे अग्र मस्तिष्क। यह 2 भाग में विभाजित होता है। पहला होता है सेरिब्रम बच्चों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो 2/3 भाग है, गोलार्ध में से बना होता है, जो कॉर्पस है ना कोलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सोचने, स्मरण शक्ति, बुद्धि, भावना एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके बाद दूसरा होता है डाइएनसेफेनॉल। यह तापमान नियंत्रण, भूख, प्यास तथा दर्द जैसी संवेदनाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, यह मस्तिष्क स्टेम और ऊपरी भाग है। मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। यह नेत्रों की गति, श्रवण एवं कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अगला है मेरे बच्चे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का 2 भाग है, एक है सेरिबेलम जो संतुलन बनाता है, एक है मस्तिष्क स्टेम, है ना। लिखा है बच्चों, यह शरीर में मुद्रा, संतुलन एवं है ना मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। यह पोन्स एवं मेंडुला अब्लांगाटा से मिलकर बना होता है। पोन्स का काम है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। मेंडुला अब्लांगाटा काम है हृदय गति, श्वसन दर, रक्तचाप तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है ना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तंत्रिका। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाने के लिए सीखना है। एक तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन का जो फिगर है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और उनके वर्णन कीजिए। न्यूरॉन का चित्र बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ न्यूरॉन का चित्र है ना न्यूरॉन का चित्र है बहुत प्यारा सा। और इसके कार्य क्या है? यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्तेजना ग्रहण करता है, संवेदन को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, मस्तिष्क से प्राप्त आदेश को संबंधित अंगों तक पहुंचाता है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करती है। अगला है पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल। पुष्प का फोटो बनाने के लिए सीखना है, जो बहुत 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 ईजी है मेरे बच्चे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पुष्प में पुष्पासन होता है। सबसे पहले क्या होता है? पुष्पासन होता है। उसके बाद मेरे बच्चे पुष्पासन के बाद अगर आप देखेंगे तो ये बच्चों बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज।
बाह्य दलपुंज। उसके बाद में मेरे बच्चे सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक पतला ऐसा हम लोग खींचते हैं, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेरे बच्चे ये, उसके बाद में ये पुरुष वाला भाग है मेरे बच्चे। और हम इस तरीके से माफ कीजिएगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसको बनाएंगे हमेशा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्त्री केशर है, यानी बच्चों जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। और इस वाले भाग को पुमंग कहते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं मेरे बच्चे। इसका जो है जायांग जो है या स्त्री केसर है, ये 3 भागों से, इसके ना सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और सबसे नीचे वाले भाग को मेरे बच्चे अंडाशय क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अंडाशय बोलते हैं। और यहाँ पर इसके ये वाले भाग को जो जाता है हम इसे तंतु बोलते हैं, पूरे को पुमंग, इसे बच्चों हम लोग तंतु कहते हैं। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, ये इस वाले भाग को परागकोश बोलते हैं, परागकोश। और ये सबको मिला दे, दोनों को मिला दे, तंतु परागकोश को, तो पुमंग कहते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम सबको मिला दें तो ये जायांग कहलाता है। तो यही बच्चों चित्र है, यही चित्र है। कोशिश करिएगा बनाने के लिए, सीख लीजिएगा, हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। पुष्प का चित्र बना लीजिएगा पेपर में, यस गुरुजी बिल्कुल बना लीजिएगा। क्वेश्चन है परागन किसे कहते हैं, मैंने बताया था परागन क्या होता है मेरे बच्चे। परागन किसे कहते हैं, परागन पर वर्षा होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। परागन क्या होता है, अगर पुष्प का मेरे बच्चे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसी को परागन कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी। परागकण कहते हैं, परागन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प का परागकोश से परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया बीज तथा फल निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे लिखा है परागन 2 तरह के होते हैं। स्वपरागन मैंने पढ़ाया है मेरे बच्चे। स्वपरागन में क्या होता है, उसी फूल के अगर जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, आज ही पढ़ाए ना शॉर्ट में, जब एक ही पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जैसे मटर में और सूर्यमुखी में होता है। पर परागन में क्या होता है कि परागकण दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागन कहते हैं। इसमें वायु, जल, कीट, पक्षी आदि बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है। आगे मेरे विद्यार्थी जी पूछा गया है कि परागकण पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वर्षा पर जाए तो परागकण पर क्या होगा। वर्षा होने पर परागकण भीग जाते हैं और भारी होकर जमीन पर गिर सकते हैं या बह सकते हैं। इससे परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कठिन हो जाता है। वर्षा के कारण कीटों की गतिविधि भी कम हो जाती है, जिससे परागकण प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप परागकण की प्रक्रिया धीमी या बाधित हो सकती है या हो जाती है। तो वर्षा होने से बच्चों बताइए क्या होता है, परागन में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्षा होने से जो परागकण होते हैं वो भीग जाते हैं, या जो कीड़े मकोड़े की वजह से परागकण हो पाते थे, जो पहले पौधे में बैठे, पहले फूल में बैठे, फिर दूसरे फूल में जाकर बैठे, तो ये प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। तो बताइए क्या परागन में मेरे बच्चे, क्या परागन में वर्षा इफेक्ट डालता है, क्या वर्षा से हमारा परागन प्रभावित हो सकता है। बोलो यस और नो। तो हाँ गुरुजी यस, ये इफेक्ट डालता है। यस, ये इफेक्ट डालता है, 100% इफेक्ट डालता है, इसमें नो डाउट के डालता है। सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे, 2 वर्षों में सवाल पूछा गया है कि बताइए बालक, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 5 अंतर लिखिए। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में 5 अंतर 2 साल पूछा है। तो पहला अंतर सुनेंगे बच्चों। कहते हैं अलैंगिक जनन में एक कोशिका अथवा एक जनक भाग लेते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 या है ना, यहाँ पर 2 जनक भाग लेते हैं। जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या प्रवर्धन जनन इकाई हो सकती है। इसमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं, जो एक कोशिकीय तथा जैसे हेल्पाइड होता है। इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। इसमें जनन अंग का निर्माण नहीं होता है, इसमें जनन अंग का निर्माण होता है। इसमें कोई क्रम विकासीय महत्व नहीं है। इसके द्वारा जातियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अतः इसका महत्व है। ये दोनों में आपको अंतर बताना था, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या होगा।
अगला हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि पुष्पी पौधों में क्या पूछा है, पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन बताइए। मेरे बच्चे निषेचन की क्रिया को दर्शाना है पुष्पी पौधों में, तो आपको क्या है कि बच्चों जो मेन पार्ट है खाली यही बनाना है। जहां पर आइए हम आपको जूम करके दिखाते हैं मेन पार्ट को, हम लोग खाली पुष्पी पौधों में निषेचन कैसे होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग को बनाना है, हमारे फिगर को बनाना है पुष्पी पौधों में। ऐसे ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये वाला भाग क्या है, स्त्री वाला भाग है या मादा वाला है, माफ कीजिएगा स्त्री या बच्चों पुरुष वाला है। तो ये स्त्री वाला भाग है मेरे बच्चे, जिसे हम लोग जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। पूरा गोल ऐसा बनाएंगे मेरे बच्चे, गोल ऐसा बनाएंगे। और बनाने के बाद एक बच्चों ऊपर से यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर से एक को लेकर आएंगे पूरा नीचे में आकर के यहाँ पर एकदम बच्चों यहाँ पर गोल ऐसा बना देंगे, ठीक है ना, आराम से। और एक को हम ऊपर में ही छोड़ेंगे, एक को ऊपर में ही छोड़ेंगे। देखिए सबसे ऊपर वाले को पराग, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों पराग कण यहाँ आया, और ये बच्चों ऊपर का भाग है वर्तिकाग्र कहलाता है। अब ये नर युग्मक मेरे बच्चे, ये नर है, इससे यहाँ तक नीचे उतरकर सीधा यहाँ पहुंचता है, कहाँ पर, तो मादा युग्मक के पास पहुंचता है। यानी कि एक, है ना, एक नर युग्मक जो है यहाँ से उतर करके सीधा ये मादा युग्मक के पास पहुंच जाता है मेरे बच्चे, अंडाशय के पास पहुंचता है। ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, अंडा के पास पहुंचता है बच्चों ना, पहुंचता है। और ये है पराग नली, ये बीच में जो है ये बच्चों बीच, ये इसको ले जाने वाला, पराग कण को ले जाने वाला पराग नली है, इसको पराग नली पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, पराग नली बोलेंगे। ये बच्चों नर युग्मक है जो यहाँ से उतर करके जा रहा है, और ये ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देंगे। बन जाएगा फिगर, बताओ क्या फिगर बना दीजिएगा। फिगर बन जाएगा तो बताइए सर यस, फूल में निषेचन को दर्शाने वाला फिगर हम बना सकते हैं। हाँ गुरुजी बना देंगे। चलिए लिखा है मेरे बच्चे, लिखा गया है अगला, अगला है नर जनन तंत्र। देखो ऐसे तो 10th में नहीं पूछा जाता है, एक ही बार 2018 में पूछा था कि नर जनन तंत्र का एक चित्र बना, यानी टेस्टिस को आपको बना के दिखाना है। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, ये हमारा टेस्टिस है, नर जनन अंग है। एक बच्चों बना दिए गोल, और एक गोल बना दिए टेस्टिस, और यहाँ से बच्चों निकल करके यहाँ से नली बच्चों हमने जोड़ दिया है, यहाँ से नली हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पर शिश्न का मुंड है ना, ये बच्चों शिश्न हमने बना दिया है। ये 18 में पूछा है, उम्मीद है फिर से नहीं पूछा जाएगा। और बच्चों मादा का भी पूछा गया है एक बार, है ना, नर जनन अंग था वो, मादा का भी पूछा गया है। मादा का जनन अंग पूछा गया है 2 बार, 19 और 20, 2 साल लगातार पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार फिर से पूछा जाए। मादा में आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चों मादा को कैसे बनाए थे हम लोगों ने। तो ये वाले भाग को पहले उठा देना है, ये वाले भाग को, ये वाले भाग को उठा देना है। उसके बाद मेरे बच्चे करना ये है कि यहाँ से, है ना, यहाँ से मेरे बच्चे इस वाले भाग को, इस वाले भाग को यहाँ से लेना है, और इसको एक बच्चों एक यहाँ पर इस तरह से बना देना है ना, इस तरह से मेरे बच्चे इसको यहाँ पर बना देना है। और यहाँ पर अंडा देना है बच्चों, अंडा से है, ठीक है। अब इसको मोटा कर देना है, इस दीवार को, इस दीवार को क्या करना है, मोटा कर देना है, ठीक है। ये बच्चों जो बीच वाला भाग है इसे गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ये वाले भाग को फ्लोपियन नालिका बोलते हैं, फ्लोपियन नालिका बोलते हैं, फ्लोपियन नालिका। इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। ये भी बच्चों हमारा क्या है, ये भी हमारा अंडाशय ही है ना। ये वाला भाग मेरे बच्चे जो है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है मेरे बच्चे, ये वाला जो भाग है, इसे हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। और बाहर वाले भाग को योनि बोलते हैं, योनि, ठीक है ना। चलिए तो यही आपको इतना ही बना करके दिखाना है, इतना ही बना करके, इतना ही बना करके आपको दिखाना है, इतना ही बना करके आपको दिखाना था, ठीक है ना। अब ये वाला भाग को थोड़ा सा आप इस तरह से दिखा सकते हैं जैसा उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा रेड करके इस भाग को। चलिए तो बच्चों ये हमारा ये वाला भाग है, ये जो मादा जनन अंग है। तो यही इतना ही फिगर है जो आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप बोलिएगा, है ना, इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है, विभिन्नता पूछा गया है, विभिन्नता। विभिन्नता के जो शॉर्ट में पढ़े थे हम लोग, विभिन्नता क्या होता है, शॉर्ट में पढ़े थे कि बच्चों विभिन्नता क्या है, जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता में क्या अंतर है, वर्णन कीजिए। विभिन्नता वे परिवर्तन है जिनके द्वारा एक ही जाति के दो
सदस्य या एक ही माता पिता के दो संतान एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। विभिन्नता के मुख्य दो प्रकार हैं। पहले जननिक विभिन्नता होता है। यह विविधता जनन कोशिका में होने वाले जीन या गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसे आनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। फिर है विशेषताएं। यह वंशानुगत होता है। यह जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कुछ लक्षण जन्म से प्रकट होते हैं, जैसे आंखों का रंग, बाल का रंग, है ना, बाल का रंग। इनमें कुछ लक्षण